ठीक। आ जाओ नदीम। ठीक है, आज जो है एग्रीकल्चर में न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है उसके ऊपर बात होगी। न्यूट्रिशन उससे आगे तो काफ़ी कुछ अपने एग्रीकल्चर में कर चुके हैं और इसमें से बस कुछ टॉपिक्स और बात की हैं। 5-6 लेक्चर 7 लेक्चर में आपकी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी। हार्डली 5-6 लेक्चर बचे हैं आपके मुश्किल से, ठीक है, अगर स्लो है तो भी। और इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों को मैं इंडियन ज्योग्राफी के बाद में आपको मैंने फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल भी पढ़ा दी है और आपको होमवर्क मैंने दिया था एशिया, यूरोप वगैरह-वगैरह अगर याद हो, दिया था ना करने के लिए? तो आप लोग उसको करेंगे और उसके बाद में फिर क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछता है। एक सेंस ऑफ कंप्लीशन के लिए उसको मैं आगे करवा दूँगा। पहले आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा उसके लिए, जो मैंने बताया था एशिया दिया था, किसी को यूरोप दिया था, किसी को कुछ दिया था, ठीक है, करने के लिए। तो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर हमारा जो है आगे अ, दूसरा सब्जेक्ट होगा, अब बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है और मैंने सारे लगभग यूट्यूब पे अपडेट कर दिए हैं, तो आप लोग उसको देख भी सकते हो जाके, जितना मैंने पढ़ा दिया है। और इधर जो टॉपिक हैं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वैसे सेपरेट एक क्वेश्चन भी इससे आ सकता है हर टॉपिक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इसको ध्यान में देंगे, फोकस करेंगे। सॉइल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इससे भी आ सकता है, किसी में भी काम आएगा ये, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स में आपका एयर के से अगर रिलेटेड देखें, तो ये एनसीईआरटी का फिगर है ये जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ द फिगर ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि आपका कार्बन ये वाला फिगर ही दे रखा है, तो आपको क्या मिलेगा? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है प्री के अंदर। क्या पूछा है कि एयर जो है, उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन आपका न्यूट्रिएंट्स के तौर पे देखा जाता है। उसके अलावा आपका जो वाटर है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो इससे आया है कि सॉइल के अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन-सा माइक्रो है, कौन-सा मैक्रो है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्री का क्वेश्चन है कि और यही इसी स्लाइड से ही पूछा हुआ है, तो इसको याद कर लीजिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सल्फर है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैंगनीज़ और बोरॉन, ज़िंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और आपका क्लोरीन है। अब इसमें ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि जैसे अभी आपको दे दिया कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ठीक है? और मैंगनीज़, इनमें से कौन-सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है? तो आपको पता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपका मैंगनीज़ है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आप जो है प्लीज़ इसको याद कर लें कि कौन-सा माइक्रो है, कौन-सा मैक्रो है। इसको 2-4 बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए कि कौन-सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको याद होना भी चाहिए। क्योंकि कई बार अक्सर कन्फ्यूज़ आता है, मैंगनीज़ जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, लेकिन इसको समझ लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके? क्योंकि मैग्नीशियम है ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे आप देखेंगे एनपीके का रेशियो, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। इसको देखें सॉइल हेल्थ के लिए जो है एनपीके का रेशियो। अब एनपीके क्या होता है पता है आपको? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसका रेशियो पूछता है कि कितना होना चाहिए। तो जो आइडियल रेशियो है वो 4:2:1 है। क्या है? 4:2:1। लेकिन हमारे यहाँ रियलिटी में जो रेशियो पाया जाता है सॉइल के अंदर, वो कितना होता है? और 8.2 है, 4.2 है एंड 1 है। ये लगभग रियलिटी में रेशियो है जो कि और भी बढ़ चुका है और ये क्यों हुआ है? केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह की वजह से। यूरिया वगैरह में आपको पता है नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया वगैरह डालने की वजह से ये बहुत ज़्यादा रियलिटी में बहुत ज़्यादा है। एनपीके का रेशियो पूरी तरह बिगड़ा हुआ है और इससे हमारी सॉइल की हेल्थ बिगड़ी हुई है। आप देखिए जैसे जब तक कोई इंसान हेल्दी नहीं है तब तक वो सही से प्रोडक्शन, सही चीज़ें नहीं कर सकता है। उसी तरीके से सही काम नहीं कर सकता, उसी तरह सॉइल भी सही से प्रोडक्शन कहाँ से करेगा अगर उसकी हेल्थ ही सही नहीं है। और हेल्थ खराब होने का मतलब क्या है? कोई भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी मात्रा में तो वो खराबी हो जाएगी, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का बुरा है। हाई प्रोडक्शन यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्यों? यूरिया को यूज़ भी क्यों देखो अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी थी, तो उन्होंने यूरिया पे खूब सब्सिडी दी, ठीक है ना? अब किसान लोग भी पागल लोग मतलब पगला गए इसको देख के, सब्सिडी को देख के। अब किसानों को पागल बोलूँगा तो ऑन रिकॉर्ड दिक्कत हो जाएगी, है ना? किसानों को पागल नहीं बोल रहा, मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि ये पार्ट काटना पड़ेगा, है ना? तो समझ गए ना बात को कि मतलब लोग आजकल लोग सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं तो कुल मिलाकर ये है कि किसान जो है वो थोड़ा-सा उन लोगों को क्या मिला? फ्री में तो वो मिला,
क्या? सब्सिडी मिली, मतलब काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिली, बहुत कम पैसे में यूरिया मिला। अगर उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे वो यूरिया मिलता तो उनके पास मुश्किल था डालना। लेकिन सब्सिडाइज़ कॉस्ट पे मिला, तो जहाँ यूरिया की ज़रूरत है तो ठीक, ना ही ज़रूरत है तो वो डाले हुए हैं। मतलब नाइट्रोजन ज़्यादातर हर जगह ज़रूरत होती है और अमोनिया से ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है यूरिया से, है ना? और आपको ये भी जान के वो होगा कि सबसे पहले आपको ने पता होगा, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि सबसे पहले NH2CO NH2 यानी यूरिया, सबसे पहला ऑर्गेनिक से जो सिंथेसिस किया गया है, यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बनाया गया है लेबोरेटरी में, वो यूरिया बनाया गया है, ठीक है? उससे पहले सुपरनैचुरल थ्योरी थी कि कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? सुपर मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब क्या है? जैसे कि क्या नाम है, नहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको ऑर्गेनिक कहा जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जो भी क्या नाम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि प्रोटीन हो गया, ये सब चीजें होंगी, ये लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, ये सब पेड़ वगैरह या एनिमल से ही मिलेगा, ठीक है ना, नेचुरली बनेगा। लेकिन ये सुपर नेचुरल थ्योरी जब यूरिया बन गया एक उससे, तो ये समझ में आया कि नहीं, बनाया जा सकता है, ठीक है? तो ये सुपर नेचुरल थ्योरी खत्म हो गई और उसके बाद जब यूरिया बना तो उसको यूज किया जाने लगा। कहाँ यूज़ किया जाने लगा? किसमें यूज़ किया जाने लगा? खेतों में खूब ज़्यादा। तो जहाँ पे मतलब नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वहाँ यूरिया यूज़ किया जाएगा, या देखा जाएगा यूरिया की ज़रूरत जिसमें ज़रूरत है उसमें यूज़ किया जाए। अब यूरिया को लग गया बस कि प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मतलब बस लोगों ने सोचा और खूब यूरिया डाला, पूरे खेतों में सिर्फ़ सॉइल में यूरिया, 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 यूरिया। तो देखो रेशियो, आइडियल रेशियो क्या है? 4। अब फिर भी यूरिया डालते हैं, यानी 8 पहुँचा दिया है साहब लोगों ने, लेकिन फिर भी यूरिया डालते हैं, क्योंकि सब्सिडाइज़्ड रेट में मिल रहा है, उनको क्या पता कि सॉइल में क्या है। तो हालत में टेस्ट तो करवाते नहीं है सॉइल का क्या है, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल को पॉल्यूशन कर रहे हैं। इसी तरह से ठीक है, तो ये जो आइडियल रेशियो है उसके वो हो गया, उसके बाद में आपका अदर न्यूट्रिएंट्स नेग्लेक्ट किए गए। जो अदर न्यूट्रिएंट देखो, जो क्रॉप होता है उसके लिए सिर्फ नाइट्रोजन की ज़रूरत तो है नहीं। कि है सिर्फ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, पोटेशियम वगैरह सब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो पता चला और फैक्टर को नेग्लेक्ट किया गया, यूरिया डाला गया। तो नाइट्रेट पॉल्यूशन भी हो गया सॉइल में भी और किसमें? वाटर में भी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी अभी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो ये एक एडिशनल पॉइंट है, इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग कि मतलब इससे ह्यूमन में प्रॉब्लम तो अभी हम देखेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसको अभी एडिशनली रिदा ने बोला कि जो यूरिया बढ़ने की वजह से इतना सारा हमें ये सब बढ़ने की वजह से यूरिया, उसकी वजह से जो किडनी लोगों की फेल हो रही है, जो किडनी में नुकसान हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो इसी की वजह से हो रहा है। तो अभी तो हम सॉइल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जब आगे आएँगे, जब हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक में हेल्थ इश्यू उसकी, जो जो कि आपको रिदा मतलब मेन उसमें असिस्टेंट देंगे मुझे पढ़ाने में। तो जो हेल्थ वाला रहेगा, उस वाले पार्ट में हम लोग डिसीज़ वगैरह देखते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किस वजह से डिसीज़ हो रहा है, ठीक है ना? तो उसमें फिर हम लोग इसको भी कवर करते हैं, वो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है, अभी आगे जो चैप्टर आएगा तो उसमें हेल्प करनी है रिदा, हैं? तो हाँ, तो उसमें क्योंकि वो जो है तुम्हारा पार्ट सेक्टर भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है साइंस एंड टेक का, तो देखेंगे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर फिर गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या इशू करती है, सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करती है सारे फार्मर को। ये स्कीम आई थी कि भाई आपकी सॉइल की क्वालिटी को चेक करवा लीजिए आप। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा और कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है इसमें, मतलब आपका ऑलरेडी नाइट्रोजन ज्यादा है तो क्यों नाइट्रोजन डालोगे, क्यों मतलब ऐसा कोई यूरिया क्यों डालोगे। इसी तरह से बहुत सारी जो है जो चीज आपकी, जिस तरह की चीज आपके उसमें अवेलेबल है सॉइल में, तो उससे जो डिफिशियंसी है उसका इलाज करो। ये थोड़ी ना है कि बिना उसके कुछ भी बस डाले जा रहे हो। तो सॉइल हेल्थ के स्टेटस देखा जाएगा हर 3 साल पे, उसका पूरा रेगुलरली उस चेकअप होगा। इस तरह की स्कीम लाई थी। लेकिन हम मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे भी सॉइल हेल्थ कार्ड को लोगों ने, किसानों ने यूज़ किया है। मतलब मैंने तो कभी अपने गाँव में तो नहीं देखा कि कोई सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर घूम रहा है। मतलब किसी मुझे लगता है शायद कोई किसान को पता भी ना हो ठीक से सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कि मतलब उसमें क्या है, वो आइडियल रेशियो से कंपेयर करेंगे या क्या करेंगे, कुछ भी मुझे नहीं लगता पता होगा, क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा, जबकि ये 2013-14 में लॉन्च की गई स्कीम है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया है। उठाया है क्या समा? कहीं देखा है किसी को सॉइल हेल्थ कार्ड का फ़ायदा उठाते हैं? आप लोगों को अगर कोई दिखे तो देख लीजिएगा। तो प्रॉब्लम ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र क्या है? एक तो सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, मैरीन पॉल्यूशन होता है, आपको मैंने बताया था याद करो
कि मेराइन पोल्यूशन कैसे होता है, उसमें यूट्रिफिकेशन हो जाता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है, ठीक है ना? यूट्रिफिकेशन और एल्गल ब्लूम न्यूट्रिएंट्स हो मिलते जाता हैं। है। मैंने बताया था कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये रन ऑफ में लेके जाएँगी रिवर्स, और रिवर जाके वहाँ जब डंप करेंगी तो क्या होगा? वहाँ एल्गीज़ डेवलप हो जाएँगे, एल्गल ब्लूम हो जाएगा। ये हमने एनवायरनमेंट में पढ़ाया था, उसमें रेड टाइड बन जाता है, याद करो। यस। हाई नाइट्रेट वाटर में तो देखो, जब हाई नाइट्रेट वाटर के अंदर जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, तो स्टमक कैंसर होने का बहुत चांस है, ठीक है ना? उसमें फिर क्या नाम है, किडनी फेलियर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, सारी चीजें इससे होती हैं, ठीक है? अनलेस द soil get enough humus, chemical harden the soil and reduce its fertility in long run। तो जब अगर क्या नाम है, सॉइल को एनफ ह्यूमस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, और ये केमिकल्स मिल रहे हैं, तो केमिकल क्या करेंगे, सॉइल को हार्ड कर देंगे और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के बजाय रिड्यूस कर देंगे, और लॉन्ग रन में तो वो इनफर्टाइल ही हो जाएगी सॉइल, ठीक है ना? ओके। तो आजकल हम लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, क्या करें? ऑर्गेनिक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स कम से कम यूज किए जाएं। इसके ऊपर काफी वो दी जाती है। परंपरागत कृषि विकास योजना एक लाई गई थी, जिसमें प्रमोट किया करना था क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना था, कि मतलब जो है आप नेचुरल जो वो होता है ना, ह्यूमस वगैरह, नेचुरल जो खाद वाद बनाते हो उसको यूज करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा वो दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना? क्यों दिया जाता है? क्योंकि मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वो सबसे अच्छी है, उसमें कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, राइट? तो डिस्करेज करते हैं हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को यूज करने को, प्रमोट करते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, जैसे फार्मिंग यूज बाय बायो फर्टिलाइजर्स यूज करें, वर्मी कंपोस्ट यूज करें, सस्टेनेबल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यूज करें, क्रॉप रोटेशन, वाटर इफिशियंसी, मतलब ये चीज हम यूज करना ज्यादा चाह रहे हैं। अब क्या मैं आधे घंटे में खाना फिनिश करूंगा, कहाँ? ठीक है। तो उसके अलावा अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन मेन्योर करते हैं, ठीक है? प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड के मतलब बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड, सन hemp or the grower are grown and that much, ploughing them into the soil and help in enriching the nitrogen resources। में तो आपको देखा होगा आपने कि इस बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा गोरिंग वगैरह करते हैं, उसकी प्लफिंग करते हैं, देखते हो ना सॉइल को, थोड़ा उसमें वो न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं, खाद वाद मिलाते हैं, गोबर मिलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना। सर एक होता है, एक हम लोग डैइचा बोलते हैं उसको, डेचा। वो प्लांट को ही लगाया जाता है और फिर बाद में उसी को क्रश करके उसमें हाँ, पूरा ऐसे ऐसे प्लांट ग्रो भी कर होते हैं, दिया उनको जाता है। ग्रीन मिररिंग करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे मतलब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे गोबर से लेकर और बहुत सारी मतलब जो प्लांट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की उसको बढ़ा देते हैं, तो सड़े गले प्लांट जो होते हैं ना, सब डाले जाते हैं उसमें, और फिर उसको उस सॉइल के साथ क्या करा जाता है, एनरिच किया जाता है सॉइल को पूरा, देखते हो ना? हुँ, वो करते हैं, वो आपने देखा होगा, वो उसको क्या नाम है, पहले सॉइल की बहुत अच्छी मतलब ड्रेसिंग करते हैं, राइट? उसमें सॉइल के अंदर बहुत कुछ डालते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके बाद में मतलब राख-वाख डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और उसमें ग्रीन जो सीड्स वगैरह, जो ग्रीन मतलब सड़ा हुआ गला वो चीज़ें होती हैं, उनको मिला के डाल देते हैं, राइट? और कुछ हुँ, प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं, तो वो करते हैं। उसके अलावा वर्मी वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट तो सुना ही होगा आप लोगों ने। बहुत कंपोस्ट बचपन में बनाया होगा ना? मिक्सचर अर्थवर्म जो होता है उसको क्या नाम है, क्या कहते हैं, डिकम्पोज़ करता है फूड और वेजिटेबल वेस्ट को, ठीक है? वेजिटेबल और वेस्ट को और फूड को वो करता है, ठीक है? हम मिक्स कर देते हैं, किसके साथ? अर्थवर्म के साथ। फिर वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है ऑर्गेनिक मैटर को बाय द अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देता है। जब वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेगा, वो सॉइल में मिलेगा, ठीक है ना? ओके? वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स में मिलेगा रिच, और ये इससे क्या होगा कि मॉइस्ट आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डेवलप होंगे, सॉइल बहुत एनरिच हो जाती है। ये बड़ा अच्छा मेथड होता है वर्मी कंपोस्ट जो है। इससे क्या करते हैं कि जो सड़ी गली चीजें होती हैं, उनको वर्मी उसके साथ, केचुए के साथ उसमें डाल देते हैं, और फिर वो पूरा सॉइल को एनरिच कर देता है। उसको फ्रेंड भी कहा जाता है, केचुए को पता है ना आपको, सॉइल का फ्रेंड भी कहा जाता है, फार्मर का फ्रेंड। सो जो केचुए फार्मर के फ्रेंड है, कुदरत ने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं, देखो मिट्टी को फर्टाइल करने में कितनी हेल्प करते हैं, ठीक है ना? और बहुत सारी चीजें उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह एनरिच कराने में हेल्प करते हैं। उनको ऑक्सीजन मतलब जो पोरस कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचता है, समझ रहे हो ना? तो कितना काम कर रहे हैं, केचुए कितना काम करते हैं, सोचो। और फिर उसी केचुए को लगाकर मछली मारने जाते हैं लोग। केचुए से मछली मारते हैं गांव में, अगर आप जाओगे लोगों से तो केचुआ पकड़ के लेके जाते हैं मछली। मैं भी गया हूँ मारने, जब छोटा था बचपन में, एक दो बार। लेकिन मैं केचुआ यूज नहीं करता, मैं आटा यूज करता था, छोटी छोटी मछलियां मारता था, मुझे बहुत घिन आती थी, तो मैं नहीं यूज करता। हम्म? टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं उसके। मेरे मेरे बड़े अब्बा वगैरह वो लोग लेके जाते थे, केचुए वेचुए मार के लेके आते। मेरी मम्मी कहती थी, ये केचुए से मारी हुई मछली मैं नहीं बनाऊंगी, तो वो तो इनके सॉइल जो है, तो ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो है, ये आपने देखा होगा। इससे क्या होता है, सॉइल जो होता है, इंक्रीज सॉइल
एरेशन बढ़ता है, एनरिच होती है सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनरिच होते हैं। उसके अलावा सॉइल वाटर रिटेंसिटी, सॉइल की जो है वाटर रिटेंटिविटी भी, ये भी इंक्रीज़ होती है। और रूट ग्रोथ होता है, प्लांट का रूट ग्रोथ में इम्प्रूव करता है। ईज़ी टू प्रोड्यूस मतलब ये क्या होता है, ईज़ी टू प्रोड्यूस एट अफोर्डेबल वे, ये थोड़ा ईज़ी वर्मी कंपोस्ट बहुत आसान होता है ना? कुछ ज़्यादा नहीं है, केचुए-वेचुए पकड़ के उसमें डाल देने हैं और गंदगी जितनी भी आपके घर की मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट हो सब डाल दो, उठा के ले जाके उसमें वर्मी कंपोस्ट बना लो, उसको थोड़ा-सा मट्टी-वट्टी डाल के और थोड़ा उसी मैन्योर को पूरे जगह फैला दो। ठीक है? पूरे उसमें वो है, उसे प्लफिंग वगैरह करते टाइम उसमें मिला दो, वो बढ़िया हो जाता है काम। ठीक है ना? तो ये हो जाता है। इसके बाद में फिर देखिए ये हमारा हो गया न्यूट्रिएंट्स, तो हमने कितने पढ़ लिए भाई, क्रॉप पढ़ लिया, लैंड पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। न्यूट्रिएंट्स में वो वाली स्लाइड ज़रूर याद रखना, उससे क्वेश्चन ज़रूर मिल शायद 2-3 बार मैंने देखा है पूछे हुए। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला, वर्मी कंपोस्ट वगैरह इससे भी आ जाता है। तो और सॉइल हेल्थ कार्ड का आइडियल रेशियो भी याद रखिएगा कि क्या आइडियल रेशियो है एनपीके का। और ठीक है, और उसके बाद में वो लोग जो है कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद मैकेनाइजेशन और उसका जो है मैकेनाइजेशन वगैरह और को हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैकेनाइजेशन क्या है, किस तरह से है, कैसे मैकेनाइज्ड हुआ है, कैसे क्या चीजें हुई हैं, इसको देखेंगे। तो आपको पता होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम चलें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखें तो ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वर इक्वली इंपॉर्टेंट। उसमें कहा गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कि सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम लोगों ने पहले 5 ईयर प्लान के अंदर काफ़ी फ़ोकस किया था, जब आप देखोगे इकोनॉमी पढ़ाई थी मैंने। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। ये जानिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसमें इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि उसमें हर सेक्टर पे ध्यान देना गया था। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में याद करो सिर्फ़ इंडस्ट्रीज़ को ध्यान दिया गया था, राइट? तो हमने जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया तो हमने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया इस चीज़ पे कि एग्रीकल्चर वगैरह का भी डेवलपमेंट हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारा नेट्स ऑन एरिया काफ़ी ज़्यादा हमने एक्सपेंशन किया, उसको बढ़ाया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और हम ऐसी जगह पे मतलब पहुँच गए इतना हमने कि एग्रीकल्चर को बढ़ाया, सैचुरेशन पे पहुँच गए कि कोई अब स्पेस जो है ऐसा नहीं बचा कि उसको एक्सपेंशन और ज़्यादा किया जाए। मतलब जहाँ तक हम कर सकते थे हमने किया, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लोगों को लैंड अलॉट किया और उसके बाद में उसको एग्रीकल्चर कराने की कोशिश की। और फिर हमारा ये था कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना था, ना कि एक्सपेंशन को। फिर हमारे दिमाग में आया कि यार ये एक्सपेंशन करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमको इंक्रीज़ करना है तो हमें इंक्रीज़ करना है क्या? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, हमारा जो वो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या? क्या नाम है, एक्सपेंशन हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आता है जिसको महालनोबिस प्लान कहते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान को अगर आप जानो और आपने समझा होगा तो सेकंड 5 ईयर प्लान में पीसी महालनोबिस आपको पता है क्या नाम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान बनाया था उन्होंने, लेकिन वो दैट वाज़ फॉर हेवी इंडस्ट्रीज़। किसके लिए था? हैवी इंडस्ट्रीज। पीसी महालनोबिस का बहुत नाम आता है। मैं आप लोगों को इकोनॉमी में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाता भी हूँ। यहाँ पे भी वो वक्त नहीं है कि बहुत डिटेल में इकोनॉमी की तरह से पढ़ाया जाए। इकोनॉमी में फिर हम देखेंगे इसको, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी के हिसाब से हम इसको मैं बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि अब प्योर ज्योग्राफी नहीं है, आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी चल रही है एक तरह से, ठीक है ना? तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में चीजें आएंगी ही आएंगी। मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान और फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये आपको पता है इंडिया का आजाद होने के बाद 1950 के बाद जो है, हमने 1950 में के बाद जो है बहुत सारी प्लानिंग बनाई। जैसे 1951 में हमने प्लानिंग कमीशन वगैरह पे काम करना शुरू किया और प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक बनाया। तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद में फिर प्लानिंग कमीशन बाद में हटाया, नीति आयोग बनाया उसको, लेकिन पहले प्लानिंग कमीशन ही था और 2015 तक था, ठीक है? तो उसने 12 5 ईयर प्लान बनाए हैं, जिसमें से फर्स्ट 5 ईयर प्लान उसमें हम टारगेट देखा करते थे पहले कि कौन से टारगेट हैं, क्या किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, ये इसमें काफ़ी टारगेटेड वे में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया गया। लेकिन बाद में जो है सेकंड 5 ईयर प्लान में जब इंडस्ट्रीज़ पे डेवलपमेंट किया गया, तो 1956 के बाद जो है, तो वहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया हेवी इंडस्ट्रीज़ को और जानबूझ के डेलिबरेटली एग्रीकल्चर को इग्नोर किया गया। ठीक है? लेकिन एग्रीकल्चर को मतलब डेलिबरेटली जब इग्नोर किया गया, तो आपको थोड़ी-सी कहानी भी यहाँ जाननी पड़ेगी कि कैपिटल इंडस्ट्रीज़ जो है अ उसका कैपिटल इंडस्ट्रीज़ डेवलप की गई, नो इमीडिएट रिज़ल्ट। कुछ जानती हो कैपिटल इंडस्ट्रीज़ में होता है, लॉन्ग टर्म में रिज़ल्ट आता है, हाई इन्वेस्टमेंट लगता है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, इतनी जल्दी तो नहीं होता ना काम। इट इज़ वेरी लाइक अभी मान लो इंडस्ट्री डेवलप करनी शुरू करी तुमने, हेवी हेवी इंडस्ट्रीज़ 10-15 साल तो लग जाएगा इंडस्ट्रीज़ को बनने में। फिर जब उसमें प्रोडक्शन शुरू होगा, तब जाके कहीं उसमें आपका पैसा रिटर्न आएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया और जानबूझ के एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया। अब इसी ये चीज़ें चल भी जाती, थोड़ा चल रहा था हमारा एग्रीकल्चर, लेकिन आपको पता है 1961 के अंदर मैंने 1961-62 में आपको पता है इंडो चाइना वार हुआ, इंडिया चाइना वार, साइनो इंडिया वार कहते हैं उसको। आपको पता है इंडो चाइना वार हुआ, उसकी वजह से हमारे यहाँ मतलब वो 1961-62 का पीरियड जो है ना, वो बड़ा खतरनाक पीरियड था हमारे लिए। मतलब वो 2, 3 4 साल का पीरियड। एक तो नेहरू 1964 में मर जाएँगे, बीमार हो गए, ठीक है ना? और उससे पहले जो है मतलब नेहरू बीमार हुए, इधर क्या नाम है इंडो चाइना वॉर हो गया,
और नेहरू बीमार चल रहे हैं, उनका काम नहीं चल रहा, मतलब वो अब जो उनकी प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है। उधर फिर ड्रॉट भी पड़ गया, सूखा भी पड़ गया। और तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस में हम आ गए, ठीक है ना? तो हमने 1961-62 में सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाला किसने? मतलब एंथ्रोपोजेनिक, पहले सबसे पहले वॉर, चाइना ने हमला कर दिया, एग्रेशन, चाइनीज़ एग्रेशन, हमने लगा दी नेशनल इमरजेंसी। लेकिन उसके बाद में फिर आया ड्रॉट आ गया, उसी टाइम पर फिर 1965 पे आते-आते पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो ये जो पीरियड 1961 से लेकर 65 तक का 4-5 साल का पीरियड है ना, इसमें हमें बहुत बुरी तरह मारा है लोगों ने। तो हमें उभरने का मौका ही नहीं मिला। भाई 61 से लेकर लगातार हम लोगों ने हार्डशिप भी फेस कर रहे हैं 1965 तक। खाना तो फूड क्राइसिस होगा ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो बहुत बड़ा फूड क्राइसिस हुआ, हंगर हुआ और फिर नेहरू की डेथ हो गई। नेहरू ने कहा भाई अब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, हम जा रहे हैं दुनिया छोड़ के। वो चले गए। अब लाल बहादुर शास्त्री आ गए, ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री ने आवाहन किया लोगों से, जब पाकिस्तान वॉर चल रहा है, तो उस समय मतलब इंडो चाइना वॉर के बाद जो है पाकिस्तान वॉर चल रहा है और फूड क्राइसिस आ गया, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया। उन्होंने आह्वान किया कि एक टाइम उपवास रखिए, एक टाइम खाना खाइए, देशवासियों से, ताकि सबको खाना मिल सके। ये हालत हो गई इंडिया की। अब आप सोचिए क्या कंडीशन है। उन्होंने अपील किया है बाकायदा रेडियो पे, एक देश का प्रधानमंत्री उस समय अपील करने पे मजबूर है कि आप एक टाइम उपवास रखिए, एक टाइम खाना खाइए। इसमें फूड क्राइसिस में 2 तरह से था। आज आपने उस समय देखा होगा कि उसी पीरियड का वो फ़िल्म-विल्म बनी है, रोटी, कपड़ा और मकान टाइप। तो आपने देखा होगा उसमें बड़ी दिखाई है कि रोटी के लिए किस तरह से लोग वो हैं, मेहनत, और वो नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है और इंजीनियर्स जो है बेरोज़गार हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी आपने। और उस समय की कंडीशन ये थी क्योंकि उस समय जो है बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइसिस था। लोगों के पास खाने के लिए नहीं हुआ करता था और जो है क्योंकि वॉर हो रहा था, बहुत ज़्यादा खाना डाइवर्ट हो रहा था। अच्छा, हमारे यहाँ जो मतलब कैपिटलिस्ट माइंडसेट के लोग थे, ज़्यादा पैसा हमारा हमारा जो था वो इन्वेस्ट हो गया था कहाँ पे? इंडस्ट्रीज़ में, हेवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट हो गया था। फिर वॉर की तरफ डाइवर्ट हो गया खाना-वाना। वॉर जहाँ पे हो रहा है, फेमाइन हो गया, ड्रॉट आ गया, सूखा ही पड़ गया। तो अब हम करें क्या? फेमाइन भी है, हंगर भी है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी में हम लोग जा चले गए थे। अब हम लोग चाहें किसी से हेल्प लेना, तो ले सकते हैं ना? तो हमने हमने बोला भाई उनसे, अमेरिका से बोला, "ये अमेरिका भाई साहब, आप तो सबकी हेल्प करते हैं, हमारी भी कर दो, है ना? अब तो हम तो गरीब हैं, हमारी हेल्प कर दो।" अमेरिका से अर्ज़ किया हमने कि भई हमें फूड दे दो। उन्होंने हमें पता है कौन-सा फूड चावल दिया? हमें चावल दिया उन्होंने यूएसए पीएल 480। ये वहाँ के सूअरों को खिलाया जाता है। उनकी जब वो होती है ना, मतलब जो वहाँ के जानवर फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है इसको। जैसे कि मतलब बेसिकली जो उनका जो वो होता है ना, पालन करते हैं, पशु-पालन करते हैं, यानी कि जो मतलब एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में, तो उसमें जो वो बोर वगैरह जो पालते हैं ना, हॉग, बोर मतलब पिग वगैरह पालते हैं, उनको जो खिलाते हैं या जानवरों को जो खिलाने वाला है, वो इंसानों वाला नहीं, वो रेड रेड टाइप का थोड़ा रेडिश होता है, वो चावल इन्होंने हमारे लिए भेज दिया, आप सोचो। मतलब हमने सोचा कि थोड़ा बेटर क्वालिटी का भेजो, लेकिन उन्होंने भेजा क्या? फॉडर टाइप का। अब सोचो कितना ह्यूमिलिएशन है ये, ठीक है? कि तुम जानवर हो, जानवर वाला खाओ। अब ये जब देखा गया कि उन्होंने ये किया, तो हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये क्या नौटंकी है, ठीक है? उन्होंने कहा ये ना, और भी मतलब लोग जो उस समय हमारी कंट्री को ये मतलब बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था। हमने ह्यूमिलिएटिंग हुआ तो इंदिरा गांधी और लोग जो उस समय के बड़े लीडर्स थे, उन लोगों ने इसमें स्टैंड लिया और उन लोगों ने कहा कि देखिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें, नहीं अपने फुल खाने के लिए कम से कम सेल्फ सफिशिएंट रहना पड़ेगा। अगर खाने के लिए सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, अगर हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहेंगे और अगर हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, तो हमें इसी तरह की ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ेगा। ठीक है? वॉर अपनी जगह पे चलता रहेगा, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन खाने के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, भीख नहीं माँगनी है खाने के लिए। बात आई समझ में? तो ये उन्होंने कहा कि अब इसके लिए हम भीख नहीं माँगेंगे एंड विल डू समथिंग फॉर इट, और हम लोग करेंगे। तो उन्होंने एमएस स्वामीनाथन को बुलाया। आपको पता है एमएस स्वामीनाथन? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग हू इज़ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो नॉर्मन बोरलॉग ने डेवलप किया था हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स, ठीक है ना? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है और काफ़ी एमएस स्वामीनाथन अभी बहुत फेमस हैं। अभी तक आई थिंक ज़िंदा हैं एमएस स्वामीनाथन। जस्ट अच्छा, अभी जल्दी जस्ट जल्दी अभी अभी रिसेंटली हाँ, कुछ महीनों पहले इनकी डेथ हुई है। एमएस स्वामीनाथन जो है मतलब कुछ टाइम पहले डेथ हुई है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत साल तक मैं पढ़ाता रहा हूँ कि ज़िंदा हैं अभी। अब डेथ हुई है। हाँ, एमएस स्वामीनाथन की डेथ हुई, तो एमएस स्वामीनाथन जो है अब तक सोचिए तब से ज़िंदा थे और इन्होंने बहुत बड़ा मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और इन्होंने बहुत सारे काम मतलब किए इसमें। इनको बुलाया गया कि भई आप जो है कुछ करिए इसके लिए कि फूड सफिशिएंट हो जाए इंडिया। इन्होंने सजेशन दिया और लोगों ने मिलके कि मॉडल फिलीपींस और मैक्सिको ने अपने आप को वो फूड सफिशिएंट बनाया है। और वो कैसे बनाया है कि
आप उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, नॉर्मन बोरलॉग ने हाईली वैरायटी हाई वैरायटी हाई हाई है यील्डिंग हाई वैराइटीज़। यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है डेवलप किया था और केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह की मदद से उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। तो वही मेथड हम हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स जो है, उसको लेकर आते हैं और अपने यहाँ प्रोडक्शन करते हैं। इसकी लेकर और फिर इन्होंने वो दिया कि इसमें से चुना जाए कुछ एरियाज़ को, कुछ और एरियाज़ को चुना जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है और मैकेनाइज़्ड किया जाए पूरी एग्रीकल्चर को। तो इन्होंने क्या किया कि फूड क्राइसिस को सबसे पहले मैनेज करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग। और उसके अलावा सेल्फ सफिशिएंसी लानी है, ऑब्जेक्टिव ये है कि फूड प्रोडक्शन में। उसके अलावा मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को और एग्रो इंडस्ट्रीज को जो इंटरफेस है उसको डेवलप करना है। तो ये चीज था, तो इन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन किया जाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया जाएगा, सबसे पहला लेवल कि मॉडर्नाइज किया जाएगा एग्रो प्रैक्टिसेस को, ये ट्रेडिशनल वैसे काम चलेगा नहीं। तो क्या करा जाए, हाई वैरायटी लिंक्सेस लाई जाए, ठीक है, इरिगेशन की फैसिलिटी दी जाए, 24 घंटे बिजली दो, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी दो, पेस्टिसाइड्स में सब्सिडी दो, मैकेनाइज करो पूरे एग्रीकल्चर को, यानी जी, कि इसमें सब्सिडी सारे दी जो जाए। ट्रक वगैरह हैं और ये सब जितनी भी चीजें हैं वो सारा आप जो है दो। ठीक है, तो इसमें सब्सिडी, ट्रक खरीदने में सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, हाई वैरायटी सीड्स प्रोवाइड कर रही है, इरिगेशन में 24-24 घंटे बिजली प्रोवाइड कर रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स दे रही है और पेस्टिसाइड, मतलब वो ह्यूमिलिएशन को करने के लिए इन्होंने खूब दिल खोल कर एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करना शुरू किया ग्रीन रिवॉल्यूशन में। सेकंड लेवल 2 में क्या था, क्रॉप स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक काम करना था। पहले तो ये सबको मॉडर्नाइज करो, फिर दूसरा लेवल होगा, उसमें क्या करेंगे, हम क्रॉप को चुनेंगे कि कौन से क्रॉप को यूज करना है। तो हमें पता चला अर्ली हम कर सकते हैं, तो हमारे पास, क्योंकि वो रेन फेड वाला नहीं कर सकते ज्यादा, तो हम जो है व्हीट को यूज करते हैं, ठीक है ना। और व्हीट के लिए फर्टाइल लैंड और बड़े किसान जो हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। जहाँ पे इनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, किसान रिच हैं और फटाफट काम कर सकते हैं, जल्दी काम कर सकते हैं, और प्लेन एरिया ये वाला, तो और इस पे हम लोग जल्दी दिल्ली से मदद पहुँचा सकते हैं। हुँ, तो इन लोगों ने फटाफट मतलब ये वाली चीज़ यूज़ की और सबसे पहले जो ये किया कि फार्मर जो है, इन लोगों को इस रीजन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया गया और उसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर रिच हो गए, ठीक है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनकी थी, लार्ज फार्म होल्डिंग थी और ये जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में मतलब सक्षम थे। क्योंकि ये लोग जल्दी समझते थे, पढ़े-लिखे भी काफ़ी लोग इसमें थे। नहीं तो अगर आप यूपी, बिहार में ईस्टर्न यूपी और बिहार में वहाँ समझाने जाते, जब तक अपना समझाते समझाते तब तक तो पता नहीं कितने लोग मर चुके होते। क्योंकि इनको, हाँ भैया कहा तो हम कहा समझी, तो वो वाली कहानी होती। तो उससे अच्छा था कि आप यहाँ फटाफट काम कर लो, ठीक है, समझाने से अच्छा। तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस किया गया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी पे फोकस किया गया और उसके बाद बेनिफिट क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, इंक्रीज हुआ एग्रो प्रोडक्टिविटी, व्हीट का 4 टाइम इंक्रीज हुआ, यानी कि 4 गुना व्हीट हमने इंक्रीज किया। ओवरऑल फूड क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। 1951 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो 50 मिलियन टन था और 1990 तक आते थे 200 मिलियन टन तक हम लोग पहुंच गए। हमने बहुत ज़्यादा मतलब ज्वार, उसके अलावा ज्वार, और क्या आपका शुगर कैन पोटैटोज़ या इसको भी इम्प्रूव किया, मिल्क और फॉडर भी इंक्रीज़ हुआ, उसके ऐसा फिशेज़ को भी इंक्रीज़ किया, यानी फूड क्रॉप के लिए हम लोग एकदम सेल्फ सफिशिएंट वो लेवल पे पहुँच गए। ठीक है, हमने ग्रोथ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ग्रोथ हुआ, इरिगेटेड लैंड का भी ग्रोथ किया हमने काफ़ी, ट्यूबवेल रिवॉल्यूशन लेकर आए, एकदम ट्यूबवेल ट्यूबवेल रोड और मार्केट और कोल्ड कोल्ड स्टोरेज जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए। उसके अलावा नॉट अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ फेमाइन उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में नहीं हुआ है। कोई ग्रीन रेवोल्यूशन करने के बाद, यानी केमिकल यूज़ किया हमने खूब, ओवर यूज़ किया, बहुत सारा किया, लेकिन उसके बाद हमने फूड क्राइसिस नहीं देखा, उसके बाद फेमाइन इंडिया में नहीं आया है। हमने एक सिंगल फेमाइन नहीं यूज़ देखा है उसके बाद। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने इतना ज़्यादा अपने ऊपर मतलब इतना कर लिया कि भूख से मास लेवल पे लोग नहीं मरेंगे, ठीक है? फेमाइन नहीं आएगा। तो ये चाहे ड्रॉट पड़ रहा है, कुछ भी पड़ रहा है, तो हमारे पास इतना स्टॉक है कि वी विल डील विद दिस सिचुएशन। तो ये हमने किया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि फेमाइन नहीं देखा। आज जो आप पेट भरा रहता है ना कि इतना ज़्यादा, उस समय था ही नहीं, कहाँ से करोगे, ठीक है ना? क्रॉप स्पेसिफिक एंड रीजन, इसीलिए तो आज के लोगों के अंदर चर्बी चढ़ी हुई थी, है ना? खाना इतना फेंकते हैं, आप शादियों में देखो कितना खाना बर्बाद करते हैं। पहले क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि एक टाइम उपवास रखो, एक टाइम खाना खाओ। और आज और कृषि प्रधान कंट्री में ये बात कही जा रही है, जहाँ पे खेती ही मेन चीज़ थी पहले, ठीक है ना? वहाँ ये बात कही जा रही है, तो इसका मतलब देखो क्या था। और वो आप, और बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं हो गया, 50 साल की बात है अभी। 50-60 साल बाद की बात कर लो। 50-60 साल पहले ये कंडीशन थी और आज हमारी कंडीशन ये है कि शादियों में आप देखो इतना-इतना खाना फेंका जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा शादियों में खाना जो फेंकते हैं उससे आता है। तो मतलब वही तो बच्चे भूल जाते हैं कि बाप ने क्या स्ट्रगल किया है, तो इस तरह से होता है। तो क्रिटिसिज्म जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का भी है, लेकिन क्रॉप स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक कहा जाएगा कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा इनको देखा, तो इनके किसान तो रिच हो गए, बोरे में भर-भर के पैसा लेके आते हैं। हमारे किसान जो है वो खाने के लिए तरसते हैं, उनके पास इसकी वजह से डिस्पैरिटी बहुत इंक्रीज़ हुई है, ठीक है? लेकिन पॉलिसी ज़रूरत थी, नीड ऑफ द टाइम था।
जरूरत थी, अगर नहीं करते ये, ठीक है, ठीक है, तो द मिस्टेक वाज द सक्सेसफुल ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट स्प्रेड ओवर द एरिया। जो सक्सेस था, सब मिस्टेक हम ये कह सकते हैं, ये था कि जो सक्सेस एक एरिया में हुआ वो सारे एरिया में फैल नहीं पाया। आप देखो ईस्टर्न यूपी के किसान रिच नहीं है, मतलब वो दे आर पुअर, ठीक है, लैंड होल्डिंग वगैरह है लेकिन दे आर पुअर, और न ही उनका इतना ज्यादा मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है। और आप देखो पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो बहुत हाईली रिच है, वो तो इतने रिच हैं। एक तो मतलब सिटीज वगैरह डेवलपमेंट की वजह से भी कह सकते हो, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ग्रीनलेशन की वजह से भी, और क्रैश क्रॉप की वजह से, बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन वो इतने रिच हैं कि वो स्कॉर्पियो में और क्या नाम है उसमें उपले डाल के लेके जाते हैं, है ना, उनका तो। मुझे लगता था कि ये सिर्फ कहने की बात है कि किसान गरीब होते, क्योंकि मतलब वो जो देखा था ना वेस्टर्न ये यूपी में वाला एरिया, कहते थे, हाँ ये वाला यूरोप, तो वेस्टर्न यूपी, मुझे लगता था आपका कि शायद पंजाब और हरियाणा, ये वाले एरिया में किसान काफी रिच है, ठीक है, लगता नहीं मतलब था एज गरीब कम्पेयर टू होते। अदर, क्योंकि यहाँ इनके बच्चे कनाडा पढ़ रहे हैं, ये हाँ। वो सारी चीजें हैं। लेकिन ईस्टर्न यूपी में इतना है कि उनके सरकारी स्कूल में भी पढ़ाने के बजाय मजदूरी करवा देते हैं, तो इतनी बुरी ईस्टर्न बिहार वगैरह में ये हालत है ना, क्योंकि वहां ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई बेनिफिट नहीं पहुंच पाया, ठीक है, समझ में आ गई बात ना, गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा सब्सिडी लोन वगैरह मिला उन लोगों को, ठीक है ना, तो सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दूसरे एरियाज में नहीं पहुंच पाया, ये एक उसकी दिक्कत है। तो कंडीशन ये है, नीड ऑफ द चैनल फॉर डिसेमिनेशन, हमें ग्रीन रेवोल्यूशन अदर एरियाज में फैलाने के लिए, डिसेमिनेशन के लिए चैनल की जरूरत थी, अकॉर्डिंग द सॉइल क्लाइमेट और वाटर अवेलेबिलिटी हमें काम करना था, मॉडिफिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लोकल एरियाज, एंड दैट क्रिएशन ऑफ द इंफ्रा रेगुलेशन मॉनिटरिंग अवेयरनेस, यह था, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, रेगुलेशन करना था, और मॉनिटरिंग और अवेयरनेस फैलाना था, ठीक है, ये सारी चीजें हमें करनी थी। उसके बाद में ये सब जरूरत है, मतलब उसकी, ठीक है ना, क्या चीज की जरूरत है कि हम क्या करें, अगर स्प्रेड करना है अदर एरियाज में तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, इंफ्रा इंप्रूव करना है, रेगुलेशन मॉनिटरिंग अवेयरनेस ये सब फैलाना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का। डीमेरिट्स क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के, एक तो इंटर क्रॉप एंड इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी तो हुई ही ना, पल्स मिलेट्स वगैरह को बाहर के भगा दिया गया, पल्स मिलेट्स और ये क्या नाम है आपका ऑयल सीड, इनको तो नेग्लेक्ट ही किया गया कि भैया तुम चलो निकलो, तुम्हारी तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, है ना, बेचारे दुखी दुखी घूम रहे हैं, आज तक दुखी घूम रहे हैं, है ना, इतना मारा गया इनको। एग्रो मॉडर्नाइजेशन डिड नॉट रीच टू द ड्राई लैंड एंड द पुअर, आपको पता है पुअर रीजन में ये पहुंचा नहीं है ना, लार्ज फार्मर जो है वो रिच हो गए, स्मॉल मार्जिनलाइज फार्मर उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, तुम चलो साइड में, ठीक है ना, इनपुट इंटेंसिव एग्रो एग्रीकल्चर हुआ, और एक्सेसिव यूज हुआ वाटर का, फर्टिलाइजर्स का, सॉइल इरोजन, सैलिनिटी, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपने फेस की हैं, समझ में आई बात। तो यहाँ पे 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, 2014 के अंदर को 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, व्हाई डिड ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया virtually bypass the eastern region despite fertile land and good availability of water, 2014 में 10 नंबर का क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया virtually bypass the eastern region despite fertile soil and good availability of the water, आपके पास आंसर है भाई, रिदा आंसर कर सकती है इसको, तो ये क्वेश्चन है, और आसान आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ओके। अब इसके बाद में आप देखेंगे इसका कि वाइल स्प्रेडिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, while spreading green revolution other areas, no to input intensive agriculture practices within the limit of the local natural resources, focus all the agro crop and non crop agro activities, encourage the crop diversity for nutritional security, evergreen revolution is equal to sustainable एग्रीकल्चर। तो अगर एरियाज में जब हम स्प्रेड करेंगे तो हम किन किन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, और हमें ज्ञान रखने की जरूरत है, तो इनको पॉइंट्स को आप लिख दीजिए ना, इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात नहीं करेंगे, विद इन द लिमिट ऑफ द लोकल नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम काम करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, फोकस करें ऑल एग्रो क्रॉप पर, नॉन क्रॉप एक्टिविटीज पे, एनकरेज करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, क्योंकि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, ये नहीं हो कि पल्सेस को निगलेक्ट कर दो, एल सीड को निगलेक्ट कर दो, उनको भी लेके चला जाए, और एवरग्रीन रिवोल्यूशन किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर हमें करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, तो एवरग्रीन रिवोल्यूशन होना चाहिए, सिर्फ ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एवरग्रीन मतलब और भी चीजों को देखना है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये है, अब फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, और उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 12th 5 ईयर प्लान में 5 कंपोनेंट लिए गए थे, उसमें से राइस, व्हीट और पल्सेस और मिलेट्स था, और उसके अलावा कोरस सेरल्स, और उसके अलावा 5th जो है कमर्शियल क्रॉप में कॉटन, शुगर कैन और जूट को लिया गया था। किस चीज के लिए लिया गया था इसको लिया गया था कि भैया हमने फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च करना है, तो 2007 में जब हमने किया तो 12th 5 ईयर प्लान में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा कि
भैया सोयल फाइबर प्लांट में कुछ चीज़ों को फैक्टर को किया जाए जिसको हम इनकरेज कर सकें, जिसको हम फ़ोकस कर सकें। तो उन्होंने 5 कंपोनेंट दिए थे जिसमें राइस को डेवलपमेंट करना था, राइस को, व्हीट का, पल्सेस का, मिलेट्स का और कमर्शियल क्रॉप में कॉटन, शुगर केन और जूट को, क्योंकि हम लब स्पेसिफिक टारगेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँगे, राइट? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर टारगेट था और कैपेसिटी बिल्डिंग, 2 चीज़ें काम थी। टारगेट और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें क्या करना था, साफ-साफ टारगेट दिया गया था कि 10 मिलियन टन तो हमें करना है राइस, 8 मिलियन टन करना है व्हीट, 4 मिलियन टन करना है पल्सेस और 3 मिलियन टन हमें कोरस ग्लिसरल्स करना है। अभी जब स्पेसिफिक टारगेट हो जाता है तो आपके लिए मतलब मॉनिटर करना आसान हो जाता है, राइट? नहीं तो ऐसा होगा कि बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, क्या है, ठीक है ना? तो फार्म मैकेनाइजेशन, उसके अलावा फार्म फील्ड स्कूल्स वगैरह खोलने की बात थी। फार्म फील्ड स्कूल मतलब वो था टेक्नोलॉजी, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक्स डेवलप करनी थी, एफिशिएंट वाटर एप्लीकेशन टूल्स लगाने थे। ये सारी चीज़ें, क्रॉप सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें लाई गई थी कि ये सारी चीज़ें गए फार्म को मैकेनाइज किया जाए, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ की जाए, एफिशिएंट वाटर एप्लीकेशन टूल्स पे काम किया जाए। उसके अलावा क्रॉप सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग ये सब लोगों को दी जाए। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ करना और डायरेक्ट सीड राइस लाइन ट्रांसप्लांटेशन, एसआरआई टेक्निक्स वगैरह यूज़ करना। मतलब ये था कि कैपेसिटी बिल्डिंग की ये सारी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकें और हम उन टेक्निक्स के बेसिस पर बेटर रिजल्ट दे सकें। डिमॉन्स्ट्रेशन करना था फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी का, जैसे हाइब्रिड वैरायटी हो गया और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंप्रूव्ड वैरायटी एंड द हाइब्रिड, इन सबको यूज़ करना। कैपेसिटी बिल्डिंग है कि हम इन सबको यूज़ कर सकें। आपको पता है हम लोग बहुत तरह की वैरायटी के चावल पैदा करते हैं, बहुत सारी वैरायटी के नई-नई वैरायटी आती रहती है और जिसको जिसको लोग खरीदते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आजकल थोड़ी-सी दिक्कत ये है कैपेसिटी बिल्डिंग में, क्योंकि इसमें वो घुस गए हैं, जो कंपनीज़ हैं वो घुस गई हैं। तो आजकल वो ऐसे पैदा कर रही हैं कि ऐसे मतलब हाइब्रिड सीड दे रही हैं, जो एक बार पैदा होगा फिर उस सीड से और कुछ पैदा नहीं होगा। उससे पैदा तो बहुत होगा, लेकिन किसान को हर बार सीड खरीदना पड़ेगा। एक होता है ना कि सीड जो है वो जो उसकी फसल में से उसकी सीड फसल नहीं नहीं होगी। मिलेगा। जैसे वो तो फर्टाइल है, वो तो चावल पैदा कर दिया, लेकिन वो खुद सीड नहीं बनता। इस तरह से अल्लाह रहे मतलब ये इसमें देखो दिमाग ऐसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 टन पैदा करते थे, आप 6 और 7 टन पैदा करोगे उस सीड से। लेकिन आपका एक नुकसान क्या हो रहा है कि आप सीड को फिर खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? तो ऐसी-ऐसी वैरायटी आ रही है हाइब्रिड उसमें और बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। आपका क्या नाम है मॉडिफिकेशन वगैरह करके तो उसका स्टेरिलाइज़ेशन कर देते हैं उसको, ठीक है? वो फिर स्टेरिलाइज़ हो जाता है और फिर वो सिर्फ़ अपना प्रोडक्शन करेगा, अपना उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरीके से भी हम लोग कर रहे हैं चीज़ों को लेकिन ये चीज़ अब आजकल हो रही है, उस समय नहीं थी, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब ये क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि वो जो कंपनीज़ जो घुस गई हैं ना, तो वो इसमें डिस्टर्ब कर रही हैं, वो मतलब सही से काम नहीं करने दे रही हैं। बात समझ में आ गया? लॉन्ग रन। तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग में इस बात को भी ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ये नहीं होना चाहिए